हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। तो आज मैं लेके आई हूँ इतिहास लेखन एम एच आई थ्री इतिहास लेखन का 9th यूनिट। वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था कि कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं हैं। यानी कि आपको प्रिपेयर तो सभी कुछ करना है, बट जो मेन है जिन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है वो आपको मैंने टॉपिक बता दिए थे। अभी ये 9th चैप्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी मैं इसके ऊपर एक जो है क्वेश्चन लेके आई हूँ। कभी कभी जो है हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो पढ़ते हैं 9th यूनिट में जो महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है उसकी तरफ। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बट महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यूनिट का नाम है मध्यकालीन इतिहास लेखन, अरबी और फारसी। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें कि लिया है 11वीं और 12वीं शताब्दी के अरबी इतिहास लेखन परंपरा में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लाइक हेडिंग के थ्रू फोकस कीजिए। आप हेडिंग के थ्रू ही लिखें, हेडिंग डालिए उसके बाद, बट मैं आपको अभी ऐसे ही समझा दे रही हूँ। तो आंसर है, इन शताब्दियों में अरबी इतिहास लेखन का एक नया प्रारूप देखने को मिलता है। कौन सी शताब्दी में? 11वीं और 12वीं शताब्दी में। इस समय तक लेखन की गुणवत्ता में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। वैसे तो मुसलमानों में प्रारंभ से ही इतिहास लेखन के मामले में काफ़ी जागरूकता रही है। मोहम्मद पैगंबर के समय में जो इतिहास लेखन हुआ वह अरबी भाषा में मिलता है। यही कुरान की भाषा थी। तो पहले जो कुरान की भाषा थी वह अरबी भाषा थी। लेकिन 10वीं शताब्दी के समाप्त होने के बाद धीरे धीरे अरबी भाषा के स्थान पर फारसी भाषा का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही 10वीं शताब्दी का समापन हुआ और 11वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, तो अरबी भाषा का जो है धीरे धीरे समापन होने लगा और फारसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। अतः जब मुसलमान भारत में आए तो वे फारसी भाषा भी अपने साथ लाए। तो जाहिर है कि जब फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा और जब मुसलमान 11वीं शताब्दी में भारत में आए तो वे अपने साथ फारसी भाषा भी लेके आए। इसका प्रभाव यह हुआ कि उस समय के राजवंशों का इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, जीवनियाँ और संस्मरण जो कुछ भी लिखे गए वे ज़्यादातर फारसी भाषा में ही मिलते हैं। यानी कि ऑब्वियसली अगर मुसलमान लोग लिख रहे हैं और वो अपने साथ साथ में फारसी भाषा लेके आए हैं, तो जो भी उस टाइम के राजवंश रहे होंगे, उनकी जीवनियाँ थी, जो भी उनके किस्से कहानियाँ लिखे गए वे फारसी भाषा में ही मिलते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, इस समय सुल्तानों द्वारा बहुत से इतिहासकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि इस समय जो बहुत सारे सुल्तान थे उनको उन इतिहासकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, जिससे कि वे उस वंश का इतिहास लिख सकें। तो उनको जब संरक्षण प्रदान किया गया तो वो क्यों? क्योंकि वो उस वंश का इतिहास लिख सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय के ज़्यादातर इतिहास लेखन में शासकों की खुशामद और उनका भरपूर गुणगान किया गया। तो उस टाइम पे कह सकते हैं कि एक डर था, भय था, जिस कारण से जो इतिहास लेखन था उसमें जो भी लोग इतिहास का लेखन किया करते थे, लिखते थे शासकों के बारे में, वे उनके बारे में अच्छा अच्छा ही लिखते थे। तो यही कारण है कि इस समय के इतिहास को बिल्कुल उसी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता जैसा इसे प्रस्तुत किया गया है। यानी कि सारे अच्छे ही या फैक्ट लिखे गए, जो भी कुछ बुरा भी किया हुआ हो सकता है शासक के शासनकाल में, तो वो जो है नहीं लिखा गया, बल्कि उनके लेखन को परिष्कृत तथा परिशोधित करना आवश्यक है। इन लेखकों के लेखन का मूल्यांकन करने के लिए उस समय की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। यानी कि उस टाइम पे जो लेखक थे उसमें लेखकों के लेखन का मूल्यांकन अगर करना है, उनकी जांच करनी है, तो उस समय की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि क्या रही, कैसी थी, वो समझना पहले आवश्यक है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के लेखन और उनकी कृतियों से अवगत होना आवश्यक है। अबू रैहान नाम के विख्यात मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी, अब अबू रैहान नाम से विख्यात हैं मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी, 973 से 1048 ईस्वी का जन्म। इनका जन्म जो हुआ था 973 से 1048 यानी कि 48 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1048 ईस्वी में हुई होगी। इनका जन्म मध्य एशिया में हुआ था। उसने विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया और अपने देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए शासक के दरबार में पार्षद बन गया। जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तब अनेक युद्धबंदियों के साथ इसे भी जेल भेज दिया गया। परंतु जब महमूद गजनवी भारत आया तथा उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, जब जो गजनवी है गजनवी भारत आया तो उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उस समय सभी आक्रमणों के समय अल बिरूनी गजनवी के साथ रहा। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद अल बिरूनी से महमूद गजनवी का बेटा बड़ा प्रभावित हुआ। जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जब अल बिरूनी तो था ही, तो उससे जो है महमूद जो गजनवी था उसका बेटा बड़ा प्रभावित हुआ, जिसके बाद अल बिरूनी जो है ज्योतिषी बन गया। अल बिरूनी ने भारत के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। उसने लगभग 20 पुस्तकों की रचना की, साथ ही पीड़ितों की मदद से ज्योतिष, गणित और अनेक भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। तो यहाँ पे जो है अरबी स्टार्ट हो गई है, अरबी भाषा। अरबी में जो है उन्होंने अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया। जो भी फारसी में जो लिखा था उसको अरबी में जो है अनुवाद किया। उनकी भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र में गहरी रुचि थी।
उसने अपने लेखन में भारत के वेद, पुराणों और स्मृतियों की चर्चा की है। शायद भारत के पुराणों का अध्ययन करने वाला अल बिरूनी पहला मुस्लिम था। वैसे तो अल बिरूनी ने अनेक कृतियों की रचना की, परंतु तहकीक ए हिंद यानी कि हिंदुस्तान की वास्तविकता सबसे महत्वपूर्ण कृति है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है किसी आप अगर आगे और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं नेट की, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल बिरूनी की जो अनेक कृतियाँ थी उसमें जो एक महत्वपूर्ण कृति थी वह उसका नाम तहकीक ए हिंद यानी कि इसका मतलब है हिंदुस्तान की वास्तविकता, यानी कि भारत के बारे में जो है लिखा, भारत के वेद पुराणों के बारे में, उनकी स्मृतियों के बारे में जो है इसमें लिखा गया होगा। इस जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है जिसमें उसने भारत की धार्मिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक परंपराओं की सूचना दी है। इसमें सड़कों, नदियों, माप तौल, मुद्रा आदि का विवरण मिलता है। उसकी पुस्तक में कुल मिलाकर 80 अध्याय हैं, यानी कि उसकी पुस्तक में 80 अध्याय हैं। अल बिरूनी हिंदुओं को एक अच्छा दार्शनिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी बताता है। लोगों को न्याय नियमित ढंग से मिल सके, इसके लिए न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। उसने भारत की दंड व्यवस्था की भी चर्चा की है। अल बिरूनी ने लिखा है कि हिंदुओं ने विज्ञान के लगभग हर विषय पर पुस्तक लिखी है। उसने हिंदुओं, यूनानियों और मुस्लिमों के विचारों की तुलना की है। हिंदुओं के वेदांत, दर्शन और सूफी उनके संतों के बीच साम्यता स्थापित करने की कोशिश की है। इन सभी बातों से अल बिरूनी की विद्वता प्रकट होती है, यानी कि अल बिरूनी जो है एक मुस्लिम होते हुए भी उसने हिंदुओं जो वास्तविक हिंदू जन थे, हिंदुओं के बारे में जो है लिखा है, और इसी से जो है उसकी विद्वता प्रकट होती है कि अल बिरूनी कितना विद्वान था। उसके बाद है इब्न खालदून का समय 1332 से 406 ईस्वी तक माना गया है। मुस्लिम इतिहासकारों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसे इतिहास विज्ञान का संस्थापक भी कहा जाता है। इसने इतिहास की घटनाओं का सूफी उल्लेख ही नहीं किया है, बल्कि उनके आंतरिक और बाह्य पक्षों को भी टटोलने का प्रयास किया है। इब्न खालदून ने पोलिगोमिना टू यूनिवर्सल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की है। तो इब्न खालदून ने प्रोलीगोमिना टू यूनिवर्सल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की है। वह मानता है कि इतिहास में गतिशीलता होती है। वह इतिहास में हो रहे चक्रीय परिवर्तन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी बताता है। जीवित प्राणियों की तरह समाज की भी एक निश्चित उम्र होती है। समाज में उत्थान और पतन एक निश्चित रूप से होने वाली प्रक्रिया है। उसके अनुसार समाज दो अवस्थाओं से गुजरता है। ये दो अवस्थाएं हैं ग्रामीण और शहरी। समाज में ग्रामीण जीवन का विकास छोटे छोटे समूह के रूप में होता है और निरंतर यह शहरों में परिवर्तित हो जाता है। साधनों के बढ़ने से विलासिता बढ़ती है, अत्याचार की शुरुआत होती है और साम्राज्य का अंत हो जाता है। उसके बाद है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो था। उनका काल 1225 से 1325 तक, सॉरी 1252 से 1325 ईस्वी तक का माना गया है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु वह तुर्की मूल का था। खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और गयासुद्दीन का संरक्षण मिला। सुल्तानों से उनका बहुत निकट का संबंध था, अतः उन्हें राजनीतिक घटनाओं को बहुत नज़दीकी से देखने का मौका मिला। उन्होंने लगभग 92 यानी कि 92 कृतियों की रचना की। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों में से एक किरान उस सादिन है। इसमें बंगाल के राज्यपाल बुगरा खान और कैकुवात के बीच भेंटवार्ता का वर्णन है। 1291 में खुसरो ने मिताह उल फतह की रचना की। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। 1316 ईस्वी में उनके एक ग्रंथ आसिक से अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिलजी खान की गुजरात के शासक की पुत्री देवल देवी से विवाह का वर्णन मिलता है। खुसरो की एक कृति खजाइन उल फतह में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की 16 वर्षों की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसे विजय का खजाना भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का वर्णन भी मिलता है। मौलाना जियाउद्दीन बर्नी का काल 1286 से 1359 तक माना गया है। यह बड़ा ही विद्वान तथा कानून एवं दर्शन में गहरी दिलचस्पी रखने वाला था। बर्नी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख फिरोज शाही में एक अच्छे इतिहासकार के विषय में लिखा है। बर्नी ने इतिहासकार के कुछ गुण बताए हैं, जिनमें सच्चाई, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं बहुमुक्त लेखन शामिल है। वह कहता है कि इतिहासकारों के बयान सटीक होने चाहिए और उन्हें अतिशयोक्ति और बड़बोलेपन से दूर रहना चाहिए, जो कि कवियों के सामान्य गुण होते हैं। ये जो है हमने ये सेंटेंस जो पहले भी पढ़ा है, जो कि वस्तुपरकता में जो है हमको मिलता है कि एक इतिहासकार को कैसा होना चाहिए, जिसमें जो वस्तुपरकता है वो किस तरह की जो है होती है। जो भी हम इतिहास लेखन करते हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, निष्पक्षता, ईमानदारी और भयमुक्त लेखन होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, बर्नी ने 8 ऐतिहासिक कृतियों की रचना की थी, जिनमें से 2 उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। उनके नाम है तारीख फिरोज शाही और फतवा जहादारी। इन दोनों कृतियों में तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तारीख फिरोज शाही को जियाउद्दीन बर्नी ने 1357 ईस्वी में पूर्ण किया था। इसमें फिरोज तुगलक से लेकर बलबन के शासक के 6ठे वर्ष तक की संपूर्ण जानकारी मिलती है। जलाउद्दीन से लेकर फिरोज शाह तक की जानकारी उसने अपने अनुभवों के आधार पर वर्णित की है। साथ ही उसने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। जहां उसने मोहम्मद बिन तुगलक के गुणों से पाठकों को अवगत कराया है, वही उसने उसके गुणों का भी वर्णन किया है। यद्यपि उसके वर्णन में सबसे बड़ी कमी यह है कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का वर्णन क्रमवार तरीके से नहीं किया है। इस कमी को वह स्वयं भी स्वीकार करता है।
बर्नी ने फिरोज शाह की प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यद्यपि फिरोज शाह ने निसंदेह जन कल्याण के अनेक कार्य किए हैं, लेकिन बर्नी ने उसकी इतनी प्रशंसा की है कि वह चाटुकारिता में परिवर्तित होती दिखाई देती है। उसे फिरोज शाह में दैवी शक्ति दिखाई देती है और बर्नी ने उसके दरबार की तुलना अल्लाह के दरबार से भी की है। बर्नी की दूसरी कृति फतवा जहादारी में अच्छे राजा के गुणों की चर्चा की गई है। बर्नी यह मानता था कि उसकी यह कृति पूर्ववर्ती लेखकों की कृतियों की तुलना में कहीं कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। वह लिखता है कि पुराने लेखकों ने प्रशासन पर कई पुस्तकें लिखी, परंतु राजाओं, मंत्रियों और अमीरों के प्रशासन के सिद्धांतों एवं अध्यादेशों को जिस तरह मैंने लिखा है वैसा अब तक किसी लेखक ने नहीं किया। 11वीं और 12वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में अनेक अवगुण थे। वे अनेक स्थानों पर देखने को मिलते हैं। भले ही ये इतिहासकार विद्वान थे, लेकिन इन इतिहासकारों को सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। यही कारण है कि इस समय का ज़्यादातर लेखन शासकों के पक्ष में किया गया। अमीर खुसरो की कृतियों का अध्ययन करने पर देखा जा सकता है कि उसकी कृतियाँ छिन्न भिन्न विषय वस्तुओं से भरी पड़ी हैं। खुसरो ने कई जगह अच्छाई और बुराई का ख्याल किए बिना अच्छे लोगों की बुराई और निंदनीय लोगों की प्रशंसा की है। अमीर खुसरो स्वयं को इतिहासकार नहीं मानता था। उसका यह कहना था कि इतिहास लेखन उसने शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने का कारण और शासकों को भेंट के रूप में अपना लेखन प्रदान करने के लिए किया था। चूँकि शासकों को ये कृतियाँ भेंट दी जानी थी, इसलिए इनमें शासकों की प्रशंसा के पुल बांधे जाना स्वाभाविक ही था। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भले ही 11वीं या 12वीं शताब्दी में किए गए इतिहास लेखन में अनेक कमियाँ थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय के इतिहास को जानने के लिए यही महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। और टोटली ये कह सकते हैं कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो है जो भी इतिहास लेखन हुआ उसमें कहीं ना कहीं खामियाँ थी। जो भी उस टाइम के दोस्त थे उनको उजागर नहीं किया गया, और जो शासक थे उनके बारे में अच्छाई ही लिखी गई, और जो शासक के दुश्मन होते होंगे उस समय में, ये हो सकता है तो उनके बारे में जो है बुराई लिखी या फिर उनकी निंदा जो है वो लिखी होगी इसमें, जो है पुस्तकों में। तो उस समय अगर कोई भी होता तो इतिहासकार तो वही करता जो जो है टाइम पे अन्य लोगों ने किया, अन्य इतिहासकारों ने किया, अन्य विद्वानों ने किया, क्योंकि वो टाइम पे जो है शासकों का संरक्षण प्राप्त था। प्लस अगर आप शासकों के बारे में कुछ बुराई लिख दोगे तो उनको ये भय होता हुआ कि शासक जो है कहीं कोई दंड ना दें या फिर संरक्षण जो है हमसे वापस ना ले लें, इस तरह। तो नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊँ वो मेन ही हो, यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ही हो, उनको ही लेके आऊँ, क्योंकि ये चैप्टर तो आप ही खुद भी पढ़ सकते हैं। तो अभी जिनका 22 जून सॉरी जुलाई का है टर्म टर्म तो उनके जो अभी असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं उनका 15 अप्रैल लास्ट डेट है। आई थिंक ऑफलाइन जो है असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर लिए हैं कि नहीं। और इसके अलावा अब हम मिलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं के ऊपर मैं जो है वीडियोज़ लेके आऊँगी, क्योंकि जल्द ही जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी तो डेट शीट निकली नहीं है, बट जल्द ही निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन